तो आज हम लोग जो है लेंस के फार्मूले को डिराइव करेंगे। जैसे पिछले हम लोगों ने जो है लेक्चर में लेंस क्या होता है और लेंस के प्रकार और लेंस से संबंधित हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। ठीक है, आज जो हम लोगों की चर्चा होगी वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में प्रूफ करने के लिए आता है और उसको हम लोग बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। क्या बोलते हैं? तो इस फार्मूले को डिराइव करने के लिए लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का फार्मूला प्रूफ किया था, याद होगा आपको, N2/V माइनस N1/U। ये चाहे अवतल गोली पृष्ठ हो या उत्तल गोली पृष्ठ हो, दोनों के लिए फार्मूला ये था कि अगर बाएं साइड के माध्यम का अपवर्तनांक N1 है और दाहिने साइड के माध्यम का अपवर्तनांक, तो इन दोनों केस में फार्मूला हम लोगों का ये होता है N2/V माइनस N1/U इजकल टू N2 माइनस N1/R। गोली पृष्ठ में आपको याद होगा कि जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं सब गोली पृष्ठ के ध्रुव से नापी जाती है। कहाँ से? पोल। जैसे हमारा ये कोई गोली पृष्ठ हो गया, तो गोली पृष्ठ का जो ठीक सेंटर में जो पार्ट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव को गोली पृष्ठ के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं गोली पृष्ठ का मुख्य अक्ष, है ना। तो जो भी दूरियां नापी जाती हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर U लिखा हुआ है, तो U क्या है? गोली पृष्ठ के ध्रुव से वस्तु की दूरी। वस्तु के पोजीशन को हम लोग O से दिखाते हैं ना, ऑब्जेक्ट। तो PO यहाँ पर याद रखना है। U क्या है यहाँ पर? PO। और V क्या है? PI, मतलब गोली पृष्ठ के ध्रुव से इमेज का डिस्टेंस, ये है V। और गोली पृष्ठ के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी PC है R। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है क्योंकि इसी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। और ये भी याद रखना है कि ये जो फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया है ये चाहे उत्तल गोली पृष्ठ हो या अवतल, दोनों पे ये अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम लोग जो आज फार्मूला डिराइव करेंगे वो एक द्वि उत्तल लेंस के लिए। किसके लिए? मतलब ऐसा लेंस जिसके दोनों पृष्ठ जो हैं उभरे हुए हैं, है ना। तो इस पे हम लोग जो है ज़रा फिगर बनाते हैं। पुराने वाले जितने नियम हैं सब याद रखिएगा, वो सब का यूज होता रहेगा। ये मान लीजिए हमने लेंस का मुख्य अक्ष बना लिया। क्या बना लिया? और लेंस को मुख्य अक्ष के लेंस का जितना भाग मुख्य अक्ष के ऊपर होता है ठीक उतना ही भाग मुख्य अक्ष के नीचे भी होता है। थोड़ा क्लियर बनाने के लिए हम लेंस को मोटा बनाएंगे और बड़ा बनाएंगे। रियल में जो लेंस हमारे होते हैं वो पतले होते हैं। तो ये देखिए गोली पृष्ठ का एक भाग हमने देखिए ये बना दिया और दूसरा भाग देखिए ये बना दिया। ठीक है, इस पृष्ठ के ध्रुव को हमने दिखाया P1 से और इस पृष्ठ के ध्रुव को दिखाया P2 से। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो इस वाले गोली पृष्ठ का जो वक्रता केंद्र होगा, मतलब जिस गोले का ये भाग है, इस गोले का केंद्र किस साइड होगा? तभी ना इधर केंद्र मान करके आप खींचेंगे। तो इसका केंद्र मान लीजिए इधर है, ये C1 इसका। और इस वाले भाग का केंद्र किधर होगा? इस साइड होगा। मान लीजिए इसको दिखा दिया किससे? C2 से। ठीक है, इसमें देखिएगा किरण आरेख जो स्टेप बाय स्टेप बनता है उसको आपको ध्यान में रखना है। जो लेफ्ट साइड वाला माध्यम है इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 है, लेंस के पदार्थ का निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 है और लेंस के दाहिनी तरफ के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक N3 है। इस माध्यम की अपेक्षा ये ज़्यादा सघन है और इसकी अपेक्षा भी ये ज़्यादा सघन है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये सघन है। मतलब ऐसे आप समझें, ये विरल, मतलब जैसे हमने ले लिया वायु ना, ये ले लिया जल और ये ले लिया कांच, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था ना। इसकी सघनता
इसके और इसकी तुलना में ज़्यादा है और इसकी सघनता इससे ज़्यादा है, तो वायु, जल, कांच। तो उसी अनुसार हम लोग जो है प्रकाश की किरण को विरल से सघन देखते हुए, जो हम लोग का प्रकाश के अपवर्तन वाला जो नियम है कि प्रकाश की किरणें जब विरल से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब की ओर झुकती है, जब सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से, वो नियम हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, मान लीजिए कि हमारी वस्तु जो है मुख्य अक्ष के किसी बिंदु O पर है। कहाँ पर है? तो O से एक प्रकाश की किरण को पहले वाले गोलीय पृष्ठ के किसी बिंदु पर आपतित कराइए। ये देखिए यहाँ आपतित हुआ। ये जिस बिंदु पर आपतित हुआ, मान लीजिए इसको हमने नाम दे दिया A। क्या नाम दे दिया? अब जैसे ही माध्यम बदल रहा हो वैसे ही आपको क्या करना है, एक अभिलंब खींच देना है। अभिलंब के लिए हम लोगों ने रूल बनाया हुआ है कि अभिलंब जब भी बनाएंगे तो किस कलर से? रेड कलर से। तो देखिए, बिंदु ए पर जब हम अभिलंब खींचेंगे तो हमने आपको पहले भी बताया था कि गोलीय पृष्ठ के किसी भी बिंदु पर खींचा गया अभिलंब उसके वक्रता केंद्र से होकर जाता। तो यहाँ आपने देखिए अभिलंब खींचा, ये अभिलंब देखिए ये मान लीजिए नाम दे दिया C1N1 ना। अब प्रकाश की किरण जा रही है कहाँ? विरल से सघन माध्यम में। तो ये क्या होगा? ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो इसको अभिलंब की तरफ झुकाइए। ये देखिए आया। मान लीजिए ये गोलीय पृष्ठ, अब देखिए फिर यहाँ से अब माध्यम बदल रहा है, वायु, कांच, जल। तो यहाँ मान लीजिए हमने नाम दे दिया B। ये हमारी जो अपवर्तित किरण थी ये दूसरे वाले पृष्ठ के बिंदु B पर आपतित हुई। ठीक है, अगर माध्यम न बदलता, अगर, तो ये प्रकाश की किरण कहाँ जाती? जहाँ जाती वहाँ तक आप इसको ले करके जाइए, जाता हुआ प्रतीत कराइए। रियल में तो जाएगा नहीं। ये मान लीजिए आपने बना दिया। एक प्रकाश की किरण जो ये सीधे आएगी, ये देखिए इसके भी केंद्र से जा रहा है तो ये सीधा निकलेगा। देखिए पहली तो बात ये कि ये जो हमारा मुख्य अक्ष है ये इसके भी केंद्र से जा रहा है और इसके भी केंद्र से जा रहा है। जो प्रकाश की किरणें गोलीय पृष्ठ के केंद्र की ओर जाती हैं वो पृष्ठ पर अभिलंबवत टकराती है। तो भाई सीधी बात है, पृष्ठ पर अभिलंबवत टकराएंगी तो बिना विचलित हुए, तो ये प्रकाश की किरण देखिए ऐसे सीधे होते हुए ये निकल करके ऐसे चली जाएगी। तो इस वस्तु O से चलने वाली एक प्रकाश की किरण जो है ये देखिए सीधे चली आई। दूसरी वाली प्रकाश की किरण जो इस पे टकराई थी, अगर ये दूसरा वाला माध्यम न होता तो ये सीधे, मतलब तीसरा माध्यम न होता तो ये सीधे ऐसे आकर के यहाँ मिलता। इसका मतलब हो गया कि पहला वाला पृष्ठ क्या करेगा, वस्तु O का आभासी प्रतिबिंब कहाँ पर बनाएगा? I डैश पर। कहाँ बनाएगा? ध्यान से समझिएगा। लेकिन अब चूंकि दूसरा वाला पृष्ठ है और यहाँ से क्या हो रहा है कि माध्यम बदल रहा है। माध्यम बदलने का मतलब अब प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम में। फिर माध्यम बदल रहा है तो आप यहाँ पर फिर अभिलंब खींचें तो इस वाले पृष्ठ का जो अभिलंब होगा वो इसके केंद्र से जाएगा। इसको ले जाइए आप, ये देखिए आपका हो गया C2N2 ना। तो प्रकाश की किरण जा रही है सघन से विरल माध्यम में, तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसको अभिलंब से दूर हटाइए। तो इसको जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन अभिलंब रहा ये, तो इस अभिलंब से इसको दूर होना है। तो दूर होने का मतलब ये एक नई दिशा में चला जाएगा। ये लीजिए यहाँ चलाया बिंदु I पर। तो इस तरह से आपने देखा कि बिंदु वस्तु O का पहले पृष्ठ ने आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनाया, I डैश पर, और ये पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य किया और दूसरे वाले पृष्ठ ने I डैश का प्रतिबिंब फाइनली कहाँ बना दिया। तो इस तरह से हम लोग का किरण आरेख जो है कंप्लीट हो गया।
समझ में आई बात सब लोगों को? अब हम लोग जो है इसका फार्मूला डिराइव करेंगे। अच्छा, अब आप जानते हो कि लेंस में जितनी भी दूरियां नापी जाती हैं वो सब लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं, ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने ऑप्टिकल सेंटर को C से दिखा दिया। हमने बताया था कि द्वि उत्तल लेंस में जो प्रकाशिक केंद्र होता है वो लेंस के अंदर होता है, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं ये वाली दूरी C से लेकर के O तक की दूरी जो है ये मान लीजिए U है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी U, और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से ये जो आभासी वाला प्रतिबिंब है इसकी दूरी मान लीजिए है, इसको दिखा देते हैं V डैश से, इससे दिखाते हैं, और जो फाइनल प्रतिबिंब बना इसकी दूरी को दिखा देते हैं V से, ठीक। इसके अलावा ये लेंस के जैसे गोली पृष्ठ के ध्रुव से, किसे, ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए P1 C1 हो गया आपका R1, और P2 C2 कितना हो गया, ठीक। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप आप पहले पृष्ठ पर पहले पृष्ठ के लिए पहले पृष्ठ के लिए गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से, किसके सूत्र से, तो ध्यान से देखिए हम लोग ये फार्मूला यूज करने जा रहे हैं, ठीक। तो देखो इस गोली पृष्ठ के बाईं तरफ के माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और दाहिनी तरफ वाले का, तो फार्मूला क्या है, n2/v। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे, n2 अपान, फिलहाल अभी आप v नहीं लिखेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर u भी ये सारी दूरियां नापी गई हैं प्रकाशिक केंद्र से, जबकि हमारा जो है दूरी फार्मूले में आता है कहाँ से, ध्रुव से। तो ये होगा n2 अपान P1O, देखिए n2 अपान v है, v मतलब प्रतिबिंब वाला, तो क्या लिखेंगे pi। तो pi मतलब इस पृष्ठ का देखिए प्रतिबिंब कहाँ था, I डैश पर, तो ये लिखा जाएगा n2 अपान P1 I डैश, क्लियर, माइनस n1 अपान u। तो भैया इस पृष्ठ के लिए वस्तु कौन था, ये, तो आप लिखोगे P1O, ठीक, इजकल टू n2 माइनस n1 अपान R1। तो R1 ये जो हमारा पृष्ठ है देख रहे हैं आप, इसका केंद्र ये, तो आप लिखोगे P1 C1। तो आप इसको P1 C1 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको डायरेक्ट आप R1 लिख सकते हैं। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 1। समझ में आई बात? अब आइए दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से। तो देखिए दूसरा पृष्ठ जब आप लोगे तो दूसरे वाले पृष्ठ के लिए जब आएंगे तो फिर फार्मूला यूज करिए। अब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, दूसरे से तीसरे में जा रहे हो। पहले आए थे पहले से दूसरे में, n2/v माइनस n1/u किया। अब आप जा रहे हैं दूसरे से, तो दूसरे से तीसरे में जाएंगे तो क्या होगा, n3/v। तो ये हो जाएगा n3 अपान v। v क्या हुआ, v हुआ दूसरे वाले पृष्ठ से उसके द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी। तो दूसरे वाले पृष्ठ ने प्रतिबिंब तो भैया यहाँ बनाया ना, तो ये हो गया n3 अपान P2i ना।
माइनस n2 अपॉन, अब दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कौन था, तो दूसरे वाले पृष्ठ ने इसका प्रतिबिंब यहाँ बनाया, तो ये दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कौन हुआ, I डैश, तो ये हो गया n2 अपॉन P2 I डैश इजकल टू n3 माइनस n2 अपॉन, इसमें आप देखेंगे कि ये जो हम लोग फार्मूले यूज करेंगे यहाँ पर जो भी मान हम लोग रखेंगे चिन्ह के साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि ये फार्मूला ऑलरेडी चिन्ह रख करके डिराइव हुआ है। u माइनस में था तो माइनस में रख करके v प्लस में था, तो इस तरीके से ये हमारे पास देखिए दो समीकरण बन गए। अब इस समीकरण में जो मतलब हमारे काम की चीज़ नहीं है वो ये है I डैश, क्योंकि भैया लेंस से वस्तु की दूरी u थी और लेंस ने मतलब लेंस के लिए वस्तु कौन था O, और फाइनल इसने प्रतिबिंब कहाँ बनाया, तो ये I डैश हमारे काम का नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 की सहायता से हम I डैश को गायब करेंगे। तो I डैश को गायब करने में अगर आप ध्यान से देखें तो इससे पहले एक काम हम लोग यहाँ पर करेंगे, चूँकि दूरियाँ हमने कहाँ से नापी हुई हैं, सब प्रकाशिक केंद्र से। तो आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे, जब तक लेंस हमारा मोटा है, तो लेंस मोटा है तो प्रकाशिक केंद्र से P1 और P2 की दूरी भी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम लेंस को पतला करते जाएं तो ये P1 और P2 C के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, और P1 और P2 अगर C के नज़दीक आ गए तो उस केस में हम लोग P1 और P2 की जगह पर C लिख सकते हैं, क्योंकि फिर ये मोटाई नगण्य हो जाएगी। समझ में आई बात? तो आप यहाँ पर अब आप लिखोगे पतले लेंस के लिए, किसके लिए, पतले लेंस के लिए P1 व P2 को लेंस के प्रकाशिक केंद्र C के संपाती माना जा सकता है। संपाती समझ ही गए आप, मतलब एक ही पॉइंट पर माना जा सकता है कि लगभग एक ही जगह आ गए। तो उस स्थिति में समीकरण 1 व 2 में P1 व P2 के स्थान पर C रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रखिए तो क्या मिलेगा, n2 अपॉन CI डैश माइनस n1 अपॉन CO इजकल टू n2 माइनस n1 अपॉन R1। इसको लिख दिया समीकरण नंबर 3, ठीक। और n3 अपॉन CI माइनस n2 अपॉन CO CI डैश, n3 अपॉन, हाँ ठीक है, CI डैश माइनस n3 माइनस n2 अपॉन, ये हो गया आपका समीकरण नंबर। अब आप देखें समीकरण 3 और 4 में n2 अपॉन CI डैश, n2 अपॉन CI डैश, यहाँ पर ये प्लस में है और ये, तो अगर हम समीकरण 3 में 4 को जोड़ दें तो ये कट जाएगा। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर तो जोड़ोगे तो देखो भैया ये कट गया, ये आ गया आपका n3 अपॉन CI माइनस n1 अपॉन CO इजकल टू n2 माइनस n1 बाई R1 प्लस n3 माइनस n2 बाई R2। ध्यान से देख रहे हैं आप। अब आप मान रख दीजिए, देखिए CI का मान आपके पास क्या है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। देखिए हमारे पास CI है यहाँ पर V और CO क्या है U, तो ये मान रख दीजिए। सभी मान रखने पर
तो यह जाएगा n3/ci, v हो गया माइनस n1/co, u हो गया इजकल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n2/। अब आप ध्यान से समझते चलिए, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। मुख्य पार्ट यही था। अब आपको याद होगा लेंस से संबंधित हम लोगों ने जो डिफिनीशन पढ़े थे, उसमें लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा बताई गई थी और लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा बताई गई। तो लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा क्या बताई गई थी? उत्तल लेंस के लिए क्या था कि उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, उत्तल लेंस के वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरण, जिससे लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए, उसे हम लोग लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो अब देखिए, लेंस के प्रथम फोकस पे आपने वस्तु को रखा, मतलब u का मान किसके बराबर हो गया? उत्तल लेंस में आपको याद होगा, देखिए इसका फिगर बना दें हम। देखिए प्रथम फोकस से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उत्तल लेंस में प्रथम फोकस किस साइड पड़ता है? बाएं साइड में। तो भैया ये काम करेगा u का, और u किसके बराबर हो गया? f डैश के। u किसके बराबर हो गया? और प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, तो प्रतिबिंब कहाँ चला गया? अनंत पे चला गया। तो अब यहाँ से देखिए, यदि u बराबर f डैश, तब v बराबर अनंत। u का मान f डैश के बराबर हुआ तो v का मान किसके हो गया? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपने लिखा n3 बटा v का मान लिख दिया अनंत, माइनस n1/f डैश इजकल टू हो गया n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n3 अनंत का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका n1/f डैश इजकल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n2/r2। इसको लिखा आपने समीकरण नंबर 6। अब याद करिए, लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस, अब उल्टा चलेगा। जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, उसे हम लोग लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो कौन सी किरणें अनंत मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं? वो किरणें जो अनंत से आ रही हैं। तो इस केस में u का मान क्या हो गया? अब की बार u का मान अनंत हो गया। तो यदि u बराबर अनंत, तब v बराबर फोकस दूरी के बराबर, मुख्य फोकस दूरी। तो समीकरण 5 में मान रखने पर, समीकरण 5 में मान रखने पर क्या मिलेगा भाई? n3/f माइनस n1/अनंत ना इजकल टू हो गया n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n2/r2। अब n1/अनंत का मान क्या हो गया? 0। तो n3/f इजकल टू n2 माइनस n1/r1 प्लस n3 माइनस n2, इसको लिखा आपने समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 6 और 7 पे ध्यान दीजिए। देखिए दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। देखिए जो इसका राइट हैंड साइड है वो इसका भी है,
तो समीकरण 6 और 7 से देखिए राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो माइनस n1 बाई एफ डैश इजकल टू n3 बाई एफ। तो यहाँ से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, f इजकल टू मिलेगा आपको माइनस n3 बाई n1 इंटू एफ डैश मिलेगा ना। ये किसी लेंस के प्रथम फोकस दूरी और द्वितीय फोकस दूरी में संबंध बताने वाला फार्मूला मिला। ठीक, अब ये तो क्लियर है कि भैया अपवर्तनांक तो कभी माइनस में होगा नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में से एक फोकस दूरी माइनस में होगी तो दूसरी प्लस में, मतलब हमेशा एक लेफ्ट में होगा तो दूसरा राइट में होगा। अब यहाँ पर क्या है, अगर n3 का मान n1 के बराबर आ जाए, मतलब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो जाए लेंस के, तो उस केस में क्या होगा कि n3 बराबर n1 हो गया तो ये कट करके 1 आ गया, और उस केस में f बराबर माइनस एफ डैश हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी स्थिति होगी जिसमें लेंस की दोनों फोकस दूरियां परिमाण में समान होंगी। तो आप कहोगे जब लेंस के दोनों तरफ का माध्यम, मतलब उधर भी वायु तो इधर भी वायु, उधर जल तो इधर भी जल, तब ऐसा होगा, और नहीं तो दोनों फोकस दूरियां अलग अलग हो जाएंगी। इतनी कहानी समझ में आई। तो एग्जाम में जब लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करने के लिए आपसे पूछा जाएगा तो ये काम जो हमने बीच में किया है वो आप नहीं करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये केवल आपको प्रथम और द्वितीय फोकस दूरी में संबंध बताने के लिए फार्मूला बताया गया है। ठीक है, अब हम लोगों का जब लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करने के लिए आएगा तो आप यहाँ से आगे बढ़ोगे समीकरण नंबर 5 से। तो अब देखिए हम करेंगे क्या, अब हम लोग सीधे ये चलेंगे लेंस मेकर फार्मूला, मतलब जो है हमको लेंस की फोकस दूरी और अपवर्तनांक में संबंध बताना है। किसमें बताना है, ठीक, तो फोकस दूरी लाना है। तो लेंस की मुख्य फोकस दूरी तो आप जानते हो f होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यदि, यहाँ के बाद आपका डायरेक्ट यहाँ आएगा लेंस मेकर फार्मूले के लिए, तो यदि u बराबर हो जाए अनंत तो v का मान किसके बराबर हो जाएगा, f के। जब वस्तु अनंत पे रख दी गई, प्रकाश की किरणें अनंत से आई तो प्रतिबिंब कहाँ बना दी, तो u का मान, ये तो समीकरण 5 में यहाँ से लेंगे ये वाला समीकरण 5 में u और v का मान रखने पर रखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, n3 अपॉन v f हो गया माइनस n1 बाई u अनंत इजकल टू n2 माइनस n1 बाई r1 प्लस n3 माइनस n2 बाई, तो ये n1 बाई अनंत का मान तो 0 हो गया, तो ये हो गया n3 अपॉन f इजकल टू n2 माइनस n1 बाई प्लस समझ में आ रहा है ना भाई आप लोगों को। अब देखिए अगर लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो जाए, क्या हो जाए, तो लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान होने का मतलब जो बाएं तरफ वाला माध्यम था वही जो है, तो यदि लेंस के दोनों तरफ का माध्यम समान हो जाए तब देखिए, अगर माध्यम समान नहीं होता तो उस केस में ये खुद लेंस मेकर फार्मूला यही है, लेकिन वो उस केस में है जब दोनों तरफ का माध्यम समान नहीं है। लेकिन हम लोग जो है समान वाला ही प्रूफ करते हैं। n3 का मान किसके बराबर हो गया, n1। अब ये रख दीजिए, इसको आप रखिए समीकरण नंबर 8 में। यह मान समीकरण
8 में रखने पर क्या मिलेगा? N1/F इजकल टू N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/R2 ना। आप इसमें माइनस कॉमन ले लो, ये हो जाएगा N2 माइनस N1/R1 माइनस N2 माइनस N1/R2। जब तक कोई चीज़ समझ में ना आए बीच में मत बोला करो। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है? N2 माइनस N1 कॉमन है, तो ये 1/R1 माइनस 1/R2 हो गया। N1/F का मान, अब N1 से इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/F इजकल टू आ गया N2 माइनस N1/N1, और ये हो गया 1/R1 माइनस 1/N1 से इसमें अलग भाग दीजिए, इसमें अलग भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा N2/N1 माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/। याद करिए N2/N1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1N2 माइनस 1, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का 1/R1 माइनस 1/। ये किसका मान आ गया? 1/। ये लीजिए, इसी को बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला। तो ये एग्जाम में सबसे लॉन्ग टाइप में आएगा, 5 नंबर 6 नंबर में जिसमें भी आना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो अभी तो फिगर बना के आपने इतना प्रूफ किया है, इसके अलावा पूरी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जो जो आपने बनाया था वो सारी बातें वहाँ पर शब्दों में लिखनी पड़ती हैं, तो इसीलिए वो अच्छा खासा स्पेस लेगा, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंस मेकर फार्मूला। अब एक काम हम लोग और करेंगे, तो एक बहुत ही चिर परिचित फार्मूला आ जाएगा जो पहले से आप जानते हो। वो देखिए कहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे। समीकरण 5 पे आइए आप। कहाँ पे आइए? तो समीकरण 5 में N3 बराबर N1 रखिए। तो N3 बराबर N1 अगर आप रखते हो तो देखिए मिलता है N1/V माइनस N1/U इजकल टू N2 माइनस N1/R1 प्लस N1 माइनस N2/। इसमें N1 कॉमन ले लो, तो ये मिला 1/V माइनस 1/U। इसमें N2 माइनस N1 कॉमन लिए, तो ये आ गया 1/R1 माइनस 1/N1 से इधर भाग दे दीजिए, तो 1/V माइनस 1/U इजकल टू N2/N1 माइनस 1, N1 से इस साइड डिवाइड किया गया, 1/R1 माइनस 1/। N2/N1 को आप क्या लिख सकते हो? 1N2 माइनस 1, 1/R1 माइनस 1/। ये हो गया 1/V माइनस 1/U। इसको आपने लिखा समीकरण नंबर 9 लिख दीजिए भाई। नहीं, 9 तो यहीं पर है। अब समीकरण 9 और 10 के राइट हैंड साइड पे ध्यान दीजिए। देखिए, जो राइट हैंड साइड इसका है वही राइट हैंड साइड इसका, मतलब दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो समीकरण 9 और 10 से क्या मिलेगा? 1/F इजकल टू 1/V माइनस, तो ये कुछ जाना पहचाना फार्मूला आ गया। तो फिलहाल जैसे एग्जाम में अगर लेंस मेकर फार्मूला प्रूफ करने के लिए बोलता है तो आपको कहाँ तक आना है? समीकरण नंबर 5 किधर गया भाई? ये समीकरण 5 तक आएंगे। इसके बाद फिर यहाँ से लेकर के और 8 तक
9 यहाँ तक आना है। लेंस मेकर फार्मूले के लिए यहीं तक आप प्रूफ करके छोड़ देंगे। इस चैप्टर में इस फार्मूले पे कम से कम 12-13 क्वेश्चन दिया होगा एक्सरसाइज में करने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस चैप्टर से या तो कोई फार्मूला डिराइव करने के लिए देते हैं सब, या फिर हाँ कोई न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो प्रूफ में सबसे लंबे प्रूफ तो आप देख ही चुके, एक वो था गोली पृष्ठ पर अपवर्तन वाला, उसके बाद ये है। इसके अलावा भी इसमें फार्मूले डिराइव करने के लिए आएंगे, लेकिन वो सब छोटे छोटे हैं, है ना।